दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 911 नंबर कोड की, जिसका नाम है विज्ञान शिक्षण यानी पेडागोजी ऑफ साइंस। तो इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लेकर के यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, विज्ञान की कोई दो प्रकृति लिखिए। तो इसकी एक प्रकृति मैंने लिखी है, पर्यवेक्षण पर आधारित होता है विज्ञान, और दूसरा जो है परिवर्तनीय और विकासशील होता है विज्ञान। ठीक है, ये दो इसकी प्रकृतियाँ लिखी है। इसकी प्रकृतियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने दोनों प्रकृतियाँ लिखी हैं और इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। विज्ञान वास्तविक घटनाओं और वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। यह जानकारी एकत्रित करने और तथ्यों को समझने में सहायता करता है। भाई, जो भी तथ्य होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एकत्रित करते हैं और उसको समझते हैं। तो पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करके। और परिवर्तनीय और विकासशील कैसे है, तो विज्ञान जो है एक स्थिर ज्ञान नहीं होता है। यह समय और नई खोजों के साथ बदलता है और विकसित होता रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले छोटे डब्बे जैसे टीवी आते थे, फिर फ्लैट टीवी आने लग गए, अब स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं। इस तरह से पहले बड़े बड़े मोबाइल आते थे, फिर छोटे मोबाइल हुए, फिर कीपैड वाले आए, फिर उसके बाद में टच की स्क्रीन वाले आए। पहले कंप्यूटर होते थे, आजकल लैपटॉप है, टैबलेट है। तो इस तरह से जो है परिवर्तनशील ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बस आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई चार प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो चार प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के मैंने नाम लिखे हैं। सीवी रमन जो हैं, ये रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये पूर्व राष्ट्रपति थे। होमी जहांगीर भाभा जो थे, ये परमाणु ऊर्जा का जो है इनको जनक माना जाता है। और जगदीश चंद्र बोस जो है, ये वनस्पति विज्ञान और रेडियो विज्ञान में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। केवल नाम पूछा है तो नाम बताइएगा, बाकी मैंने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य सीधी सी बात है कि ये कोई एक तल है, जैसे जमीन है, या फिर कोई बोल सकते हैं आप, मतलब इस तरह से जमीन मान लीजिए कि जमीन है। ठीक है, तो ये जमीन मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस पे कोई किरण गिर रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, सपोज करो। तो प्रकाश की किरण जो है इस तरह से आई, इस पे, यहाँ पे आई, इस तल पे गिरी। आप देखते हो कि सड़क जो है बहुत दूर से आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी जैसी तैर रही है। धूप में निकलना, कभी सड़क को दूर तक देखना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो पानी वहाँ पे, वो सड़क पिघल गई है। तो यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण यहाँ पे सड़क से टकराई, और सड़क से टकराने के बाद जो है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। जो आ रही है वो आपतित किरण है, और जो यहाँ पे टकरा के परिवर्तित हो रही है उसको परिवर्तित किरण कह रहे हैं। तो यहाँ से परिवर्तन हो जाएगा इसका, यानी इस सरफेस पे टकराने के बाद ये किरण इस तरह से चली जा रही है। ठीक है, इस तरह से किसी दिशा में चली जा रही है। अगर मैं इसको एरो वाइज दिखा दूँ तो एरो वाइज ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक किरण आई जो इस तरह से आई। ठीक है, इस तरह से आई, और यहाँ से ये टकरा करके इस तरह से चली गई। ठीक है, आई और चली गई, एक ही तल में है, मतलब जमीन सड़क पे ही गिरी। ये सड़क पे आई किरण और सड़क पे टकरा करके चली गई। तो ये दो हो गई, एक आपतित किरण हो गई, एक परावर्तित किरण हो गई। ये आपतित किरण है पहले वाली, और दूसरी वाली परावर्तित, यहाँ पे आने के बाद परावर्तित हो गई। तथा अभिलंब जो है, अभिलंब की बात करें तो अभिलंब जो होता है इनके दोनों के बीच में, यानी कि ये जो सड़क है, इस सड़क पे जो 90 डिग्री की लाइन बनेगी, ये 90 डिग्री का बन गया कोण। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोण बना है ये वाला 90 डिग्री का बन गया। यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की जो बात कर रहे हैं, ये कितना है आपका, 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो अभिलंब बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। तीनों कहाँ पर है, एक ही तल में है, सड़क के ऊपर ही है, एक ही तल पे है। तो इसी को है, ये प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है सभी एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम कहता है कोण जो है आर, और आपतन कोण जो है आई के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो कोण ये है आपका, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला जो कोण है, जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपको, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस नॉर्मल से जो बना हुआ है, ये क्या है आपका आई है, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, यानी कि आपतित किरण बोलते हैं। ये जो होता है यहाँ पे गिरने के बाद जैसे इधर से जाएगा, तो यहाँ से जो आई के साथ इसका कोण बन रहा है, इसको आर बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो इसको जो है परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पे आई और आर जो है ना, दोनों समान होता है। आई अगर 45 डिग्री बना है तो आर भी 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये समझाने का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में चार अंतर बताइए। कोई भी चार अंतर लिख सकते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें हरित लवक होते हैं, इसमें नहीं होता है। आकार में सामान्यतः वर्गाकार होती है और ये गोलाकार होती है।
हैं, और इसमें जो है बड़ी रसिका होती है और इसमें छोटी रसिकाएं होती हैं। इस तरह से मैंने कुछ अंतर बताए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन्य जीवों की विलुप्त तथा उसके कारण लिखिए। वन्य जीव जो है ये विलुप्त हो रहे हैं, वन जीवों के विलुप्तीकरण और उसके कारण बताने हैं आपको। तो जब कोई जीव प्रजाति जो होती है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है और पृथ्वी पर उसका कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचता, यानी कि कोई अंश नहीं बचता, तो उसे ही हम विलुप्त कहते हैं, यानी कि गायब हो गया। ठीक है, और ये इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो अत्यधिक शिकार किया गया हो उनका, वनों की कटाई कर रहे हैं तो वो लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे भाई, जिन उनको वन से ही खाना मिलता है और वन ही काटते जाएंगे तो वो लोग क्या होंगे, अंदर वन में घुसते जाएंगे, जहाँ पे उनको जाना नहीं चाहिए वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे दूसरे शिकारी लोग जो जिस दूसरे जानवर हैं वो उनको खा जाएंगे। इस तरह से। और प्रदूषण जो है उनकी वजह से भी उनको समस्या होती है, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु का परिवर्तन जो होता है उसकी वजह से, जैसे है कि ठंडे टेम्परेचर में रहने चाहिए लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो दिक्कत हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं भी है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया तो भी मर जाएंगे। तो ये सारे के विलुप्तीकरण के मतलब उनके गायब होने के कारण है। फसल चक्र के सिद्धांत लिखिए। तो फसल चक्र का सिद्धांत क्या है, पोषक तत्वों का संतुलन करते किया जाता है ना। इसमें क्या है, पोषक तत्वों का संतुलन किया जाता है ताकि जो है फसल द्वारा उपयोग किए गए पोषक तत्व जो है पूरी तरह से भरपाई दूसरी फसल में किया जाए। मिट्टी की उर्वरकता जो है बनाए रखा जाता है, वो रोग और कीटों का नियंत्रण किया जाता है। मिट्टी का संरचनात्मक संरक्षण किया जाता है, जल प्रबंध किया जाता है, आर्थिक लाभ भी है इसमें शामिल, लिखना चाहें तो। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के साधनों का वर्णन करिए, सिंचाई की आवश्यकता और उद्देश्य बताइए। तो सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं, तो कुएं हैं, नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है, जल वहन जो पाइपलाइन है वो है, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जो आपने फुहारे वाली होती है स्प्रिंकलर, उसकी बात कर रहे हैं। हैं, और सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, तो अनियमित वर्षा होती है, उस कंडीशन में फसल हमारी खराब हो जाएंगी, तो जल चाहिए। सभी मौसमों में कृषि को संभव बनाना, यानी हर मौसम में अगर हम कृषि करना चाहते हैं तो हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। उच्च उत्पादन की ज़रूरत है तो भी हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी। सूखे जैसी परिस्थितियों में फसल को बचाना है तो भी सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो ये सारी की आवश्यकताएं हैं। उद्देश्य क्या है, फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी प्रदान करना चाहिए, करना होता है, इसलिए चाहिए हमें को सिंचाई है। उद्देश्य इसकी उद्देश्य है मिट्टी के पोषक तत्वों को जो है सुनिश्चित करना, फसल उत्पादन को बढ़ाना, कृषि आय में वृद्धि करना, खेती को मानसून पर निर्भरता से मुक्त कराना, ये सारे के सारे उद्देश्य हैं सिंचाई के। प्राकृतिक आपदाओं का किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक आपदाएं आप जानते हो वो सारी आपदाएं होती है जो मानव जीवन, पशु पक्षियों, फसलों आदि को नुकसान पहुंचाती हैं, ये प्रकृति के द्वारा होती हैं, जिसमें तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, है ना, कुछ भी हो सकता है, उदाहरण दिए हुए हैं। किसानों पर जो है प्रभाव क्या पड़ता है कि भाई फसल नुकसान हो जाएगा, उनको आर्थिक हानि होगी, बुआई कटाई में बाधा आएगी, मवेशियों की उनकी हानि हो जाएगी। ठीक है, मवेशी यानी कि जो जानवर हैं। उसके अलावा जो है भूमि की गुणवत्ता खराब हो सकती है जिसमें वो फसल उगाते हैं, कर्ज का बोझ झेलना पड़ सकता है उनको, मानसिक तनाव हो जाएगा। ये सारे के सारे किसानों पे इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके असर देखने को मिलेंगे। बल्ब कैसे प्रकाशित होता है या प्रकाश कैसे देता है, तो बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल करके प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकृति में जल चक्र को समझाइए। तो जल चक्र कैसे होता है, सबसे पहले जो जमीन पे पानी है, जो नदी नालों में जहाँ पे भी पानी है, वो सूरज की गर्मी से क्या होगा, वाष्प बनेगा, यानी वेपर बन जाएगा। वेपर बन के जो है उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी वो हवा में उड़ने लगेगा ऊपर की तरफ। फिर जो हवा में मौजूद जो जल वाष्प के ठंडा होकर के जो उड़ा हुआ है वो ठंडा होकर के बादलों के रूप में जो है संघनित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है उसका प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि ये जो है संघनित जो पानी ऊपर गया है वो ठंडा होकर जब जल की बूंदों में परिवर्तित होगा, तो वो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका टेम्परेचर जब चेंज हो जाता है, या तो वो बर्फ़ बन जाएगा, या जो है आपका सीधे सीधे ओलों में गिरता है, या फिर बरसात के रूप में गिरता है, वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से होता है। और फिर जो है आपका इनफर्टिलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, संचलन और अवशोषण होता है, यानी गिरा हुआ जो पानी है वापिस से जल नदियों झरनों में वापिस चला जाता है, ज़मीन में समा जाता है, तो जहाँ से पानी गया था वहीं पानी पहुँच गया, तो यही जल चक्र है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं, ये निरंतर चलता रहता है। सिंचाई की आवश्यकता और उद्देश्य, तो बारिश का असमय या अपर्याप्त होना जो है इसकी वजह से हम सिंचाई करते हैं। सूखे की स्थिति में उससे बचाव के लिए सिंचाई करते हैं। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई करते हैं। जो ऊपर लिखा था उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सिंचाई करते हैं। सिंचाई के उद्देश्य क्या है, तो फसल को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए, सूखे से बचाने के लिए, फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भूमि का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए,
है। जंतुओं में अलैंगिक जनन पर प्रकाश डालिए। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो जंतु होते हैं ये बिना योग संलिप्तता यानी योग संबंध के, बिना यौन संबंध के कोई नई संतान उत्पन्न कर देते हैं। इसमें संतान जो है माता पिता जैसे ही होंगे या आनुवंशिक रूप जैसे एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके जो संतान है वो अलग होंगे, उनके जैसे ही होंगे, लेकिन अलैंगिक जनन होगा। यानी कि यहाँ पर जो शारीरिक जो है यौन संबंधता नहीं पाई जाएगी। और जंतुओं में अलैंगिक जनन के प्रकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? फिजन होता है, बिडिंग होता है, रीजनरेशन होता है और पोर फॉर्मेशन भी होता है। तो तीन तो आपको जरूर याद रखने चाहिए, ठीक है। विभाजन जिसको बोलते हैं, एक विभाजन से होता है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है विभाजन द्वारा या फ्यूजन द्वारा कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा जो होता है, अमीबा आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वैसे चित्र ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा। अमीबा को जितनी बार काटोगे उतने ही टुकड़ों से वो बन जाएगा। यानी कि ये अलैंगिक जनन है, बस काटा आपने और वो दूसरा जो उसके दो टुकड़े हुए तो वो दो दो टुकड़े में बन जाएगा। उसी दो टुकड़े को चार टुकड़े करोगे तो चार टुकड़े में वो जिंदा रहेगा, और चार को आठ में करोगे तो आठ टुकड़ों में जिंदा रहेगा। पैरामीशियम का भी यही है। तो ये अलैंगिक जनन हुआ ना, इनका तो फिजिकल कुछ भी आपका यौन संबंध नहीं हुआ, इनको तो काटा पीटा ये फिर भी जिंदा रहे और अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग नए नए संतान के रूप में बढ़ गए हैं। और बुडिंग जो होता है, पुनरुक्ति, इसमें भी जो है देखोगे आप शरीर के ऊपर जो है फूटता है शरीर, है ना। जैसे कि आप वृक्ष को देखते हो तो वृक्ष में देखते हो कहीं डालियां निकलती रहती हैं, तने तने। तो इसमें हाइड्रा है, सफ़ेद जेलफिश जो है, इनके शरीर से ऐसे ही फूट जाते हैं। उसमें मतलब अपने आप निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें यौन संबंध की ज़रूरत होती है, अपने आप निकल जाते हैं। तो यही है पुनरावृत्ति है। और फिर जो है रीजनरेशन होता है, इसमें जो है एक हिस्सा टूट जाएगा तो वो अलग हो जाएगा और नया जीव बन जाएगा, यानी कि वो स्टार फिश। तो इस तरह से जो है ये सारे के सारे हैं, इसको याद रखिएगा। अलैंगिक जनन के लाभ पूछ सकता है, तो तीव्र और सरल प्रक्रिया होती है, कम ऊर्जा खर्च होती है इसमें भाई, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपका ऊर्जा लगने की कोई बात ही नहीं हो रही है और किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, यौन संबंध इसमें नहीं होता है और जल्दी संख्या बढ़ाई जा सकती है, मैक्सिमम संख्याएं बढ़ाई जा सकती हैं। अच्छा, बादल कैसे बनते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। तो हो ठीक है, चलिए। बादल बनने की प्रक्रिया क्या है? जब सूर्य की गर्मी से जल स्रोत, नदियों, तालाब, समुद्र का पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और इस वाष्पीकरण से जो है ठंडी हवा में पहुंचता है ये, और वहाँ पर जो है ये ठंडा होकर के छोटे छोटे जल कणों में क्रिस्टल के रूप में बदल करके संघनन के द्वारा नीचे गिर जाता है। इसी को वहाँ पर जो है ये कंडेंसेशन कहते हैं, और नीचे जो है बादल का रूप ये ले लेता है थोड़ा सा पृथ्वी के पास में आकर के। ये होता है। इसके प्रमुख प्रकार आप देख लेना, मैं भूल गया यहाँ पे लिखना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषी पौधे किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है प्रकार के बारे में, इसलिए देखना जरूरी है। परपोषी पौधे किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषी जो है वो दूसरे पे जो है स्वयं भोजन नहीं बनाते, दूसरे के भोजन पे निर्भर रहते हैं, वो परपोषी होते हैं। इसके जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं? परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं और शिकार पौधे होते हैं। ये तीन तरह के पौधे होते हैं। इसके बाद जो है समाज पर विज्ञान के प्रभाव बताइए। तो समाज के ऊपर विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ेगा? जीवन स्तर में सुधार करता है, स्वास्थ्य में प्रगति है, संचार और परिवहन का विकास होता है, शिक्षा और सूचना का प्रसार है, पर्यावरण और सामाजिक समस्याएं हैं, इनको भी जो है क्या करता है? सही करता है। इसके बाद है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध लिखिए। विज्ञान की डेफिनेशन दे दीजिए, सामाजिक विज्ञान की दे दीजिए। एक संबंध तो यहाँ से दिखाई देगा, मतलब अंतर दिखाई देगा आपको, है ना। विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, इनकी परिभाषाएं पूछ लेगा। और जो है इनके बीच में संबंध क्या है, तो अध्ययन का क्षेत्र जो है ये आपके क्या है, दोनों के अध्ययन क्षेत्र अलग अलग होते हैं लेकिन कभी कभी मिलते जुलते भी होते हैं, ये संबंध हो गया। पद्धति जो है, इसमें भी पद्धति जो है एक ही जैसा यूज़ कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है और विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है। हैं। आपसी प्रभाव क्या है? तो आपसी प्रभाव जो है दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी है। समस्याओं का समाधान दोनों से ही मिलता है, ये संबंध है दोनों के बीच में। विज्ञान अध्यापक हेतु पाठ योजना की उपयोगिता बताइए। तो शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, है ना, ये काम करेगा। समय प्रबंध करना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयारी करेगा। अधिगम परिमाणों की प्राप्ति, उसके बाद में जो है अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ना, मूल्यांकन एवं सुधार इत्यादि सभी जो आप जानते हो, आप इतने सारे विषय पढ़ चुके हो। अधिगम के लिए आकलन की 5 विशेषताएं लिखिए। 5 विशेषताएं कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो निष्कर्षात्मक होता है, ठीक है, परिमाण केंद्रित होता है, परिणाम केंद्रित, मूल्यांकन और औपचारिक तरीका होता है। मूल्यांकन का औपचारिक तरीका, संदर्भ तुलनात्मक होता है और शिक्षण में सुधार के लिए सीमित उपयोग होता है इसका।
कृषि विकास के कार्यक्रम बताइए, तो हरित क्रांति जो है एक आई थी, जिसने जो है खेती कार्यक्रम को बढ़ाया था, उत्पादन इसमें बढ़ी थी। सिंचाई विकास योजनाएं हैं, नहर तालाब बनाए गए हैं, ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं प्राप्त प्रदान की गई हैं। कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है दी जा रही है, कृषि ऋण योजना भी दी जा रही है, आप जानते ही हो। कीट एवं रोग नियंत्रण उपाय भी किए जा रहे हैं, और जो किसान हैं उनको खाद वगैरह और कीटनाशक भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद जो है कृषि उत्पादन की विधियां कौन कौन सी है, तो परंपरागत विधि है जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, मॉडर्न विधि भी है, ठीक है ना, आधुनिक विधि है, सिंचित खेती भी है, इरिगेटेड फार्मिंग भी है, बरानी खेती भी है, रेन फॉर्मेट बोलते हैं जिसको फार्मिंग बोलते हैं, और संकर खेती है, मिक्स्ड फार्मिंग जिसको बोलते हैं, मिला जुला स्वरूप, ठीक है। इसके बाद में प्रदर्शन विधि का लाभ लिखिए। बहुत सारे विधि के लाभ हैं, आप चाहें कोई भी लिख सकते हैं। स्पष्ट और स्पष्ट समझ होती है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान आकर्षित करना, अभ्यास का अवसर, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना, स्मृति में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रयोगशाला विधि के दोष बताइए। दोष क्या होगा? महंगा उपकरण सामग्री होता है, अधिक समय लगता है, सुरक्षा की समस्या रहती है, वे सेफ्टी जो है वहाँ पे केमिकल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, सभी विषयों में प्रयोग संभव नहीं हो पाता है, सही बात है। शिक्षक का अनुभव बहुत आवश्यक होता है इसमें। वैज्ञानिक विधि की कोई दो विशेषताएं लिखिए, तो ये प्रमाण पर आधारित होता है और पुनरावर्ती होता है, ठीक है। ये वैज्ञानिक विधि की दो विशेषताएं बता दी है, बहुत सारी विशेषताएं, दो यहाँ पे लिखी हैं। अन्वेषण विधि के उद्देश्य क्या हैं? स्वयं सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, रचनात्मक और औलात्मक सोच को विकसित करता है, अधिगम में सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है, स्वतंत्र और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है, समस्या समाधान कौशल का विकास करता है। अन्वेषण विधि खोज किसके द्वारा की गई? तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी। विज्ञान की परिभाषा लिखिए। बहुत सारी विज्ञान की परिभाषाएं हैं, अरिस्टोल ने दी है, फ्रांसिस बेकन ने दी है, उसके अलावा कार्ल पॉपर ने दी है, और क्यूरेन क्यूरी ने दी है। तो इनमें से किसी को भी याद रखिएगा, बाकी इन सभी को याद रखिएगा, किसी का भी पूछ सकता है एग्जामिनर। विज्ञान की उत्पाद के रूप में विवेचना कीजिए। तो विज्ञान से जो हमें प्रोडक्ट जो है प्राप्त होता है, वही तो यानी कि व्यवस्थित ज्ञान का संग्रह होता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ और प्रमाणित तथ्य होता है, नियम और सिद्धांत होते हैं, तकनीकी और आविष्कार होता है इसमें। इसके अलावा जो है दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव क्या हो सकता है? बहुत सारे प्रभाव है। सुविधाजनक जीवन देता है, स्वास्थ्य और चिकित्सा में जो है विज्ञान का उपयोग किया जाता है, संचार व्यवस्था में विज्ञान का उपयोग है, शिक्षा और जानकारी के लिए, परिवहन के लिए, सभी में विज्ञान का जो है दैनिक जीवन में आप देखेंगे उपयोग। इसके बाद जो है किशोरावस्था की समस्याएं, हम पिछले चैप्टर में भी बहुत सारे एग्जाम पेपर दिए हैं, उसमें पढ़ चुके हैं। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव, शैक्षिक दबाव, पहचान की समस्या, और जो है स्वास्थ्य समस्याएं सारी होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, चाल और वेग में अंतर बताइए। तो चाल किसी वस्तु के गति की तीव्रता होती है, वो कितनी तेजी से चल रहा है। वेग जो है, वेग चाल का वह रूप है जिसमें गति की दिशा भी शामिल होती है। चाल जो है कहीं भी हो सकती है, लेकिन वेग जो है एक दिशा के साथ होगी। एक मात्र जो है परिणाम होता है, ये स्केलर राशि है, इसको सदिश राशि भी बोलते हैं। और जो है ये आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक है ना। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। इसमें जो है चाल हमेशा धनात्मक होती है, वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों तीनों हो सकता है। गति की केवल तीव्रता बताता है, दिशा नहीं। इसमें वेग जो है तीव्रता और दिशा दोनों बताता है। इसके बाद अलावा जो उदाहरण देना चाहें, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल है, और वेग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में, ये इसने दिशा भी बता दी। इस तरह इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मिश्र धातु क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, जिसे एक साथ पिघला करके बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? धातुओं के गुणों को बेहतर बनाना होता है, जैसे कि स्टील है, पीतल है, ठीक है। और एक ब्रास जो है, ये भी पीतल का ही रूप होता है, जिसमें तांबा और टिन को मिलाया जाता है। इसमें तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है, इसमें लोहा और कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ एवं आवश्यकता क्या होगी? तो मूल्यांकन का अर्थ हम कई बार पढ़ चुके हैं, आवश्यकताएं भी बहुत सारी पढ़ चुके हैं, तो ये सारी की सारी इसकी आवश्यकताएं हैं। छात्र केंद्रित प्रविधियों की विशेषताएं लिखिए। तो भैया छात्र केंद्रित होगा तो सब कुछ छात्रों के ऊपर, छात्रों के हित में होगा, यानी कि छात्र मुख्य केंद्र होते हैं, सक्रिय सहभागिता होती है, स्वतंत्रता और स्वशिक्षण को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत विकास पर बल देता है, टीचर मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, रचनात्मकता और नवोन्मेष को प्रोत्साहन करता है। जो भी नवाचार होता है यानी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो सब चीज़ें इसमें आती है। सहयोग अधिगम को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद जो है आपका समस्या समाधान विधि के गुण दोष लिखिए। तो आप जो है कुछ गुण दे देंगे। वही समस्या समाधान विधि क्या करता है? सृजनात्मक सोच को बढ़ावा करता है, स्वतंत्रता और
आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, गहन समाज प्रदान करता है, अधिगम में सक्रिय भागीदारी प्रदान करता है, समस्या को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ये क्या होता है? सक्रिय समस्या समाधान विधि के गुण हैं। इस तरह से इसके दोष भी हैं, समय अधिक लगता है, अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है, सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, कुछ छात्रों के लिए कठिन भी हो सकता है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये सारे के सारे इसके दोष। आगमन निगमन विधि के गुण और दोष दोनों बताने हैं, तो यहाँ पे हम गुण बता देंगे, ठीक है। ये इसके गुण हैं, कुछ मैं अलग से बता दूंगा, आगमन के अलग से और निगमन के अलग से, वो आगे बता देंगे। तो यहाँ पे आगमन निगमन के एक साथ में ले लिए हैं, तो ये गुण हो गए। और यहाँ पर कुछ दोष हैं, इसको आप आराम से पढ़ लोगे, समझाने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। कई बार बताया हुआ है, ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप याद करेंगे। हर बार में कई लेक्चर्स हमने लिए हैं, उसमें सतत व्यापक मूल्यांकन ने पीछा नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वैज्ञानिक कौशलों के आकलन हेतु किन उपकरणों का उपयोग किया जाएगा? तो प्रयोगशाला प्रपत्र, जिसको शीट बोलते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षण, परियोजनाएं कार्य, अवलोकन, स्वमूल्यांकन, मौखिक प्रश्न, ये सारे के सारे अभिव्यक्ति कार्य, एक्सप्रेशन टास्क जो है, ये क्या है? ये आपके वैज्ञानिक कौशल आकलन करेंगे, तो उसके लिए ये उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में पत्ती के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पत्ती क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, गैस का विनिमय करता है, परिवहन भी करता है, साथ ही साथ जो है संचयन स्टोर भी करता है, और साथ ही साथ अन्य कार्य में सहायक भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों में होता है, श्वसन जो है जीवों में होता है। उसके अलावा जो है स्थान कहाँ पे होता है? पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के साथ होता है ये प्रकाश संश्लेषण। और जो श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा कैसा होता है? ऊर्जा ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन होता है, यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग होता है। गैसों का आदान प्रदान जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। इसमें उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। इसमें उत्पाद क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनती है। प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है भाई पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए, और इसको आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने में विज्ञान की भूमिका क्या है? तो तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित ज्ञान देता है ये, तर्क और विवेक का विकास करता है, ठीक है, सूचना और शिक्षा देता है, स्वस्थ एवं विज्ञान तकनीक देता है, उसके अलावा जो है सामाजिक सुधार भी करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समस्याओं के तार्किक विश्लेषण और उनको हल करने में विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो तार्किक सोच का विकास करेगा, प्रयोग एवं प्रमाण देगा, समस्याओं को छोटे भागों में विभाजित करेगा, उसके बाद में समीक्षा और सुधार करेगा, नवीन तकनीक और आविष्कार देखे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सक्रिय अधिगम प्रविधि का वर्णन कीजिए। तो ये सक्रिय अधिगम प्रविधि कितनी बार हम कर चुके हैं, इसकी विशेषताएं याद रखिएगा, ठीक है। आपको केवल वर्णन करने को बोला है, तो सक्रिय अधिगम प्रविधि लिख दोगे, उसकी विशेषताएं लिख दोगे, वर्णन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका भी आप बता दोगे कि प्रदर्शन विधि क्या होती है, जिसमें हम प्रदर्शन करके, प्रयोग करके विद्यार्थियों के सामने जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखलाते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, ये हो गया इसका वर्णन। इसके बाद जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम पर एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। तो वृक्षारोपण अगर आप कार्यक्रम चलाएंगे तो प्रोजेक्ट कैसा बनेगा? तो पहले परिचय देंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वायु की शुद्धता बढ़ाना और जैव विविधता को बनाए रखना है। यह कार्यक्रम हमें प्रकृति से जुड़ने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी सिखाता है। ये परिचय दिया आपने। इस कार्यक्रम को आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। उद्देश्य क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट का? वायु प्रदूषण को कम करना, पृथ्वी को हरा भरा बनाना, जल संरक्षण में सहायता करना, जंगली जीवों के लिए आवास प्रदान करना, समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का। आवश्यक सामग्री क्या होगी प्रोजेक्ट में? पौधे के बीज या पेड़ होंगे, पानी की जरूरत पड़ेगी, खाद की जरूरत पड़ेगी, कुदाल, फावड़ा, बेलचा और दस्ताने और सुरक्षा उपकरण की जरूरत पड़ेगी। कार्य विधि क्या रहेगी? तो सबसे पहले उपयुक्त स्थान का चयन करेंगे जहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, मिट्टी की जांच करेंगे कि हाँ वो मिट्टी उपजाऊ है नहीं है, गड्ढे खोदेंगे, पौधों को सावधानी से लगाएंगे, बीजों को सावधानी से लगाएंगे, पौधों को नियमित पानी देते रहेंगे, देखभाल करेंगे, पौधों के आसपास खरपतवार को निकाल देंगे, समय समय पर खाद डालते रहेंगे। ये सारी सारी कार्यविधि हो जाएंगी। लाभ क्या हो गया? पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक है, और उसके अलावा जो हवा शुद्ध होगी, मृदा का कटाव कम होगा, स्थानीय जल स्तर में सुधार होगा, सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट का प्रारूप हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें शैक्षिक भ्रमण और विज्ञान मेला या प्रदर्शनी पर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें से किसी एक पर बोल सकता है, किसी दोनों पे बोल सकता है, उसके एग्जामिनर की मर्जी है। तो शैक्षिक भ्रमण पे हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसी तरह से विज्ञान की प्रदर्शनी या मेला के ऊपर भी लिख रखा है। इसके बाद पूछा गया है, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी द्वारा लिखित किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। तो वो पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी एंड द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है।
तो ये आप जो है नाम रखेंगे याद, ये कभी कभी पूछा गया है क्वेश्चन और पूछ भी सकता है एग्जामिनर। अन्वेषण विधि के उद्देश्य क्या है? स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, रचनात्मकता और खोज को प्रोत्साहित करना, ज्ञान की गहराई और समझ भी बढ़ाना, तर्क वितर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाना, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका क्या पूछा गया? अमल व क्षार के सामान्य गुण लिखिए। तो जो है अमल है एक तरफ, क्षार है, तो ये अमल कैसा होता है? खट्टा होता है, तीखा होता है। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, मतलब कड़वे या कड़वे स्वाद के होते हैं। अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जो है ये क्षार जल में घुलनशील होते हैं और ये कौन सा देते हैं? ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी घुलनशील होते हैं, ये भी घुलनशील होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन H+ आयन देंगे, ये OH- हाइड्रो ऑक्साइड देंगे, OH आयन देंगे, ध्यान रखिएगा। अम्ल नीले कागज को लाल कर देते हैं, लाल नहीं आएगा यहाँ पे, नीले कागज को लाल कर देते हैं, और क्षार जो है लाल कागज को नीला कर देगा। ठीक है। अम्ल विद्युत धारा का संचालन करते हैं, क्षार जो है विद्युत धारा को संचालित नहीं करते हैं। सॉरी सॉरी, अम्ल विद्युत धारा का संचालन करते हैं, क्षार, अच्छा अम्ल और क्षार दोनों ही करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अम्ल बेस के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, ये जो भी किसी से अम्ल जो है जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये लवण और जल बनाएंगे। ठीक है। और क्षार जो है अम्ल के साथ, यानी कि ये अम्ल जो है क्षार के साथ, अम्ल क्षार के साथ, बेस मतलब होता है, ये बेस लिखा है ना यहाँ पे, ये बेस का मतलब होता है, ये बेस होता है, ये बेस है, ये इस बेस का मतलब यहाँ पे बेस है। ठीक है। अम्ल बेस के साथ प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और क्षार जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जो है लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही अलग अलग। ठीक है, इस तरह से लिखोगे, ये इसका आंसर है इस तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए। अब जो है यहाँ पर बोला गया है वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं लिखिए। तो वैज्ञानिक विधि प्रायोगिक होती है, तर्कसंगत होती है, सत्यापन योग्य होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, समकरणीय होती है और सार्वभौमिक होती है। इसके बाद जो है वैज्ञानिक विधि के पद क्या हो सकते हैं? तो समस्या का अवलोकन किया जाता है, प्रश्न बनाना होता है, अनुमान लगाना होता है, प्रयोग परीक्षण करना होता है, परिणाम का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, सिद्धांत या नियम बनाना, ये सभी चरण शामिल होते हैं। ताप और ऊष्मा में अंतर बता सकते हैं। तो ताप में ऊष्मा में अंतर क्या हो जाएगा? यह ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊष्मा यह गर्मी या ठंडक की माप होती है। ताप टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। ऊष्मा का संप्रेषण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, यानी कि जो ऊर्जा होगी वो कहाँ से जाएगी? गर्म से ठंडी की ओर जाएगी। और ताप जो है किसी वस्तु की उष्णता की डिग्री को दर्शाता है, मतलब वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। और इसका मात्रक जो है जूल होता है। और जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में हो सकता है। और इसके अलावा जो है कुल ऊर्जा को दर्शाता है, ये ऊष्मा क्या है? कुल ऊर्जा को दर्शाता है। और जबकि जो आपका ताप होता है ये औसत ऊर्जा को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीले पदार्थों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लत और निर्भरता बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं। कक्षा में सीखने हेतु उपकरण उपयुक्त वातावरण निर्माण की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो भाई जो आपके सीखने की, कक्षा में सीखने की उपयुक्त वातावरण कैसे तैयार होगी, रणनीति क्या रहेगी? तो सकारात्मक एवं संयोगात्मक माहौल बनाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ अपनाएंगे, भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करेंगे, बनाएंगे, समूह कार्य को बढ़ावा देंगे, प्रेरणा और प्रशंसा करेंगे, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखेंगे। समस्या समाधान की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसके विधि का जो है वर्णन करना है, वर्णन में है जो है समस्या समाधान विधि क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सब लिख देंगे तो इसका वर्णन हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके मुख्य चरण कौन कौन से हैं ये बता देंगे। समस्या की पहचान करते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं, और संभावित समाधान सुलझाते हैं, सुझाते हैं, सर्वोत्तम समाधान का चयन करते हैं, फिर जो सुझाए गए हैं उसमें से अच्छा कौन सा है, और समाधान का परीक्षण करेंगे। ठीक है, टेस्ट करेंगे और परिणाम निष्कर्ष निकाल लेंगे। विशेषताएं भी लिख देंगे इसमें। तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। उदाहरण भी आप चाहें तो पानी क्यों उबलता है, तो हम बता देंगे कि छात्र प्रयोग करके तापमान, दबाव आदि को समझ सकता है पानी क्यों उबलता है। विज्ञान की दो अवधारणाएं, तो कारण और प्रभाव का सिद्धांत और परीक्षण और निरीक्षण पर आधारित ज्ञान। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विज्ञान में गुणों का परीक्षण लिखिए। तो विज्ञान में गुणों का परीक्षण की बात करें तो इसमें कौन सा होगा? दृश्य गुणों का परीक्षण हो जाएगा, जैसे रंग, आकार, पारदर्शिता,
आंखों को देख करके परखा जा सकता है। स्पर्श गुणों का परीक्षण हो सकता है, ध्वनि गुणों का परीक्षण हो सकता है, भार और घनत्व का, चुंबकीय गुणों का परीक्षण इत्यादि। पानी में घुलनशीलता का भी हम देख सकते हैं कि पानी में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक चयन के दो मापदंड लिखिए। तो आयु और स्तर के अनुसार जो सामग्री होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक में, और चित्रों और प्रयोगों से युक्त होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक विज्ञान की। चुंबक के प्रकार लिखिए। तो चुंबक जो है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक जिसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, जैसे कि आपका आंसर आ जाएगा लोह चूना पत्थर जो है, ये क्या होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। और एक होता है कृत्रिम चुंबक जो कि बनाया हुआ होता है, आर्टिफिशियल बोलते हैं। इसमें आयताकार चुंबक हो सकता है, घोड़े की नाल जैसे चुंबक हो सकता है, चक्राकार चुंबक हो सकता है, सुई चुंबक हो सकता है, इस तरह से। विज्ञान प्रयोग प्रक्रियाओं के रूप में व्याख्या कीजिए। तो प्रक्रियाओं में, विज्ञान प्रक्रियाओं प्रमुख प्रक्रियाएं में क्या होगा, अवलोकन होगा, प्रश्न पूछना होगा, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, डेटा संग्रह, विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, परिणामों का संप्रेषण करना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो है, समस्याओं के तार्किक विश्लेषण में विज्ञान का उपयोग लिखिए। तो प्रयोग क्या हो सकता है, विज्ञान जो है एक तर्कसंगत और व्यवस्थित प्रक्रिया है, क्योंकि हम समस्याओं के तार्किक विश्लेषण करेंगे तो विज्ञान का प्रयोग क्या होगा, समस्या की पहचान करेंगे। परिकल्पना का निर्माण, प्रयोग और परीक्षण, परिणामों का विश्लेषण और समाधान की पुष्टि। ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे। प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका लिखिए। तो भाई इसका पाठ्यक्रम की भूमिका क्या होगी, स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधियों का, क्योंकि इसको प्रभावी बनाना है, प्रभावी अध्यापन करना है या अधिगम करना है, तो पाठ्यक्रम की भूमिका कैसी होगी प्रभावी अध्यापन के लिए, तो स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, विषय वस्तु का चयन करेंगे, शिक्षण विधियों का निर्धारण करेंगे, समय सीमित समय में संतुलन करेंगे, ठीक है ना, मूल्यांकन के मापदंड निर्धारित करेंगे, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। भोजन निर्माण में पत्तियों के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो जो है ये भोजन निर्माण केंद्र मानी जाती हैं पत्तियां, जिसको पत्तियों की रसोई भी कहा जाता है इनको। और इनका काम क्या है, तो पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, जल के साथ मिल करके ग्लूकोज शर्करा बनाती हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला जो हरा रंजक होता है उसको क्लोरोफिल बोला जाता है ना। ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, यानी कि अपने अंदर सोख लेता है, और जो भोजन निर्माण में सहायता करती है। और पत्तियों में स्टोमाटा होता है, एक नामक छिद्र होता है, ये CO2 को जो अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर देता है, जिससे हम सांस लेते हैं, और उस वजह से जो है भोजन का निर्माण होता है। तो ये स्टेप लिखोगे। विद्युत धारा के प्रभाव लिखिए। तो ऊष्मीय प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है। चुंबकीय प्रभाव होता है विद्युत धारा का, मैग्नेटिक इफेक्ट बोला जाता है। रासायनिक प्रभाव होता है जिसको केमिकल इफेक्ट जो है बोला जाता है। ये तीन तरह के जो है आपको मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं विद्युत धारा के। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की कोई 4 विधियां लिखिए। तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्रदर्शन विधि है, समस्या समाधान विधि है, अन्वेषण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, इसके अलावा और भी हैं, तो मैंने इतनी लिख दी हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग विधि के प्रमुख दोष लिखिए। तो इसके दोष क्या हो सकते हैं, इसमें समय अधिक लग जाता है, सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो जो है उपलब्ध नहीं होते हैं, सावधानी और सुरक्षा की जरूरत होती है, शिक्षक की दक्षता पर निर्भर होता है जो आपका क्या होता है विज्ञान में प्रयोग। इसके अलावा जो है प्रयोगों के दौरान अनियमितताएं हो सकती हैं, मतलब इरेगुलरिटीज़। विज्ञान संबंधी शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य लिखिए। तो विज्ञान संबंधी शैक्षिक भ्रमण हम क्यों करवाते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, शैक्षिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझाने के लिए, सामूहिक कार्य करने के लिए, अभ्यास के कौशल को विकसित करने के लिए। समस्या समाधान विधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जो समस्या समाधान हम करेंगे तो उसको हमारी कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी, हमारा पूर्व ज्ञान कैसा है, पहले से हमारी नॉलेज कैसी है, शिक्षक की योग्यता और मार्गदर्शन कैसा है, समस्या जो है उसकी स्पष्टता कैसी है, प्रेरणा और हमारी रुचि कैसी है उस समस्या में या उस पाठ में या उस चीज़ में, शिक्षण सामग्री और संसाधन कैसा प्रयोग किया जा रहा है, समय की कितनी उपलब्धता है, संयोग और संवाद कितना सही है इस पे। इसके बाद में आगमन विधि के प्रमुख पद लिखिए। तो आगमन विधि के बहुत सारे पद हैं, व्यक्तिगत उदाहरण, अनुभव प्रस्तुत करना, फिर पर्यवेक्षण और विश्लेषण करना, समानताएं और भेद पहचानना, सामान्य नियम और सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांत की पुष्टि करना। तकनीक का विज्ञान कक्षा में अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। यानी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो विज्ञान शिक्षण में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोजेक्टर के द्वारा, वर्चुअल लाइब्रेरी जो है, वर्चुअल लेबोरेटरी भी बना सकते हैं, जो कि हम, वो सच में लेबोरेटरी नहीं होगी लेकिन हम कंप्यूटर में जैसे कि प्रयोग कर रहे हैं, तो उस तरह की होगी। ऑनलाइन संसाधन और डिजिटल पुस्तकालय, उसके अलावा इंटरेक्टिव एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, संचार और सहयोग का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। यहाँ पे कुछ टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि प्रदर्शन विधि है, योजना पद्धति के गुण और लाभ है,
विज्ञान कक्षा में क्रियाकलापों की योजना है, इनके ऊपर छोटा सा टिप्पणी लिखनी है। तो जैसे प्रदर्शन विधि के बारे में बता दोगे, उसके जो है आप महत्व लिख दोगे, तो ये हो जाएगा उसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी। योजना पद्धति के गुण अथवा लाभ जो है आप बता सकते हो। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया है विज्ञान कक्षा में क्रियाकलापों की योजना के बारे में जो टिप्पणी लिखनी है, तो आप ये बता सकते हो, इसको मिक्स करके लिख सकते हो, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। इसके बाद में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो विज्ञान शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको आप पढ़ करके याद कर सकते हो। विज्ञान शिक्षण में कोठारी आयोग 1966 की सिफारिशें क्या क्या हैं, तो ये कुछ सिफारिशें दी थी कोठारी आयोग ने, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग का क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि संचार में क्या उपयोग है बता देंगे, यातायात में क्या उपयोग है वो ये बता देंगे, चिकित्सा में विज्ञान का क्या उपयोग है, शिक्षा में विज्ञान का क्या उपयोग है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बता सकते हैं हम आराम से। शिक्षा में क्या उपयोग है, उसके अलावा जो है कृषि में भी विज्ञान का उपयोग होता है, ये भी बता देंगे। भवन निर्माण, वास्तुकला, आर्किटेक्चर में भी विज्ञान का उपयोग होता है, ये भी बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। बाकी हम दैनिक जीवन में भी बता सकते हैं कि हमारा विज्ञान का क्या उपयोग है। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, इसमें से आप जितना चाहें लिखें और जितना चाहें ना लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं, तो ये सारे के सारे उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य होते हैं। विज्ञान शिक्षण की विधियां जो हैं आपसे कोई सी भी पूछ सकता है। तो शिक्षक केंद्रित विद्या होती है, बाल केंद्रित विद्या होती है, दो तरह की होती है। तो शिक्षक केंद्रित विधियां जो है, वो शिक्षक केंद्रित विधियां निम्नलिखित कौन कौन सी होती हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है एक तो व्याख्यान विधि होती है, ठीक है। और जो है व्याख्यान विधि के गुण और दोष पूछ सकता है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है व्याख्यान विधि के ऊपर, तो इसके गुण और दोष आपको पता होना चाहिए। फिर जो है प्रदर्शन विधि होती है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि होती है। इसके जो है सोपान आपको पता होना चाहिए कि योजना बनाना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तथ्यों की व्याख्या होती है। इसके बाद में प्रयोगों का प्रदर्शन होता है, श्यामपट्ट कार्य होता है और मूल्यांकन होता है। इसमें 6 स्टेप आते हैं व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के सोपानों में। इसके बाद है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के गुण क्या हो सकते हैं, दोष क्या हो सकते हैं, ये पूछ लेगा एग्जामिनर। तो मैंने यहाँ पे सब एक ही क्वेश्चन में बता दिया है। फिर दूसरा जो हमने बताया था शिक्षक केंद्रित के बाद में बाल केंद्रित विधियाँ, तो इसमें आता है आपका अन्वेषण विधि, ठीक है। इसके बाद जो है अन्वेषण विधि के गुण यहाँ पे दे दिए हैं मैंने, दोष दे दिए हैं। उसके बाद में जो छात्र केंद्रित होता है वो आता है समस्या समाधान विधि, ठीक है। इसकी समस्या समाधान विधि के जो है कुछ सोपान हैं, जैसे समस्या की पहचान, इसके कुछ पॉइंट है। फिर उसके बाद में जो है परिकल्पना का निर्माण, प्रयोग द्वारा परीक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष तक पहुंचना है, इसके गुण कुछ हैं और इसके कुछ दोष भी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक प्रयोगशाला विधि, जो छात्र केंद्रित विधि होता है छात्रों के लिए, तो प्रयोगशाला विधि है। इसके गुण पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, जो कि हमने पढ़ा था ऊपर। उसके अलावा इसके दोष पूछ सकता है एग्जामिनर। फिर आपका आता है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में जो है आपको बताना होगा, तो प्रोजेक्ट विधि को लिख दोगे और उसके बाद में जो है प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत बता सकते हो। वास्तविकता का सिद्धांत होता है, अनुभव का सिद्धांत होता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, उद्देश्य का सिद्धांत होता है। ये सारे सिद्धांत हैं इसके, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के आधारभूत सिद्धांत जो हैं, ये सारे सिद्धांत हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इस सिद्धांतों को भी आपको पढ़ना होगा, याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपकी आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। एग्जामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, क्योंकि आपके डीएलएड के जो ब्लूप्रिंट बोले हैं, ब्लूप्रिंट तो छोड़िए, आपका जो सिलेबस है वो पर्टिकुलरली बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है जैसा कि होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन हाँ आपके पेपर्स जो है इजी बनते हैं, आसान जो है रहते हैं। इसके गुण बता सकते हैं, इसके दोष पूछे जा सकते हैं। हाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में जो है परंपरागत शिक्षण अधिगम की जो सामग्री होती है वो श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि होती हैं। दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री में जो है चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री में जो है ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी वगैरह आ जाती है। और दृश्य श्रव्य में जो है टीवी, कंप्यूटर, फिल्म प्रोजेक्टर, चलचित्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये शिक्षण अधिगम सामग्रियों के बारे में मैंने टेबुलर फॉर्म में बताई है, इनको याद कर सकते हैं। आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, पिछले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पूछा जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या है, तो ये सारे के सारे सिद्धांत हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। पाठ योजना के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, तो पाठ योजना के ये सारे स्वरूप हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है वार्षिक शिक्षण योजना का स्वरूप है, ठीक है। ये इकाई शिक्षण योजना का स्वरूप है, ये दैनिक शिक्षण योजना का स्वरूप है। तो कोई सा भी स्वरूप पूछ सकता है, आप इन स्वरूपों को ध्यान रखिएगा। विज्ञान शिक्षण के दायित्व लिखिए। तो विज्ञान शिक्षक के दायित्व क्या हो सकते हैं भाई, योजना, पहले तो प्रबंध, ठीक है। एक तो होता है प्रबंधक जो है,
है। तो इसमें योजना बनाना, व्यवस्था करना, नेतृत्व करना, नियंत्रण करना। फिर दूसरा है जो मनोवैज्ञानिक, फिर अनुदेशक और अनुसंधानकर्ता और मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता। ये 5 6 है। समन्वयक भी इसमें आप शामिल कर लोगे। तो ये एक एक लाइन में लिखी है मैंने, विज्ञान शिक्षक के दायित्व क्या क्या होते हैं। तो आप ये सारी की चीज़ें इसी तरह से लिखना, तो आपको जो है मज़ा आ जाएगा एग्ज़ाम में लिखने में। कक्ष में व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार बताइए। तो व्यक्तिक भिन्नता के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। भाषा के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा जो है लिंग के आधार पर, हैं बुद्धि के आधार पर, और समुदाय के आधार पर, परिवार और समुदाय के आधार पर, संवेग के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर। देखा होगा आपने अपने क्लास में कि छोटे आप 10th में हैं लेकिन वहाँ पर भी बहुत ही एज के बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे हैं। और क्यों एज नहीं होगा लेकिन उनके शरीर ज़्यादा विकसित होगा। और कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो छोटे बच्चे जैसे लगेंगे लेकिन उनकी एज ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो छोटे बच्चे जैसे लगते हैं, लेकिन वो भी 10th में हैं। तो इस तरह से आपको अभिरुचि के आधार पर, उनकी इंटरेस्ट कैसा है, उसके अलावा व्यक्तित्व के आधार पर और कौशलों के आधार पर जो है आप बता सकते हैं। तो ये सारी व्यक्तिगत भिन्नता हैं जो कक्ष में मिलती हैं देखने को। इसके बाद जो है मूल्यांकन के सोपान लिखिए। तो ये मूल्यांकन के सारे सोपान हैं। इसके बाद जो है जल संरक्षण के प्रमुख उपाय लिखिए। तो वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं हम, है ना। तो वो क्या है उपाय, क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण का उपाय जो है जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और उसकी असमान उपलब्धता के कारण संरक्षण जल संरक्षण जो है आवश्यक है। इसके निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। वर्षा जल संग्रहण और इसके व्यर्थ प्रवाह को रोकना, छोटे बड़े सभी नदी जल स्रोतों का वैज्ञानिक प्रबंध करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना। ये सारे के सारे उपाय हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 2 नंबर में, तो लिख सकते हो। जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण लिखिए। तो कौन कौन से हैं, ये है समस्या का चुनाव, तथ्यों का संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की जांच, निष्कर्ष निकालना या सिद्धांत का प्रतिपादन करना। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करना है। पहले तो हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है, उसके बाद जो है इसके अच्छे परिणाम थे वो बता देंगे हम। ये बहुत सारे अच्छे परिणाम है, इसमें से 2 पूछा है तो 2 ही लिखना है। एग्जामिनर जो पूछता है उससे ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद में इसके दुष्परिणाम जो नकारात्मक परिणाम थे वो भी आपको बताना है। कभी कभी पूछता है आपसे मूल्यांकन के बारे में, तो मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा मैंने इधर बताया मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन और आकलन में अंतर क्या होता है ये पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है या मूल्यांकन और आकलन में अंतर क्या होता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सतत मूल्यांकन क्या होता है, सीधा सीधा पूछ लेगा। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। महत्व या विशेषताएं तो आप बता सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे, तो ये सारे उद्देश्य होते हैं। अच्छा, पुष्पीय पौधों के भाग पूछता है कई बार एग्जामिनर, तो ये सारे के सारे भाग होते हैं। इसमें से एक दो अगर भाग याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको पूरा याद होना चाहिए। विद्युत धारा के प्रभाव क्या होते हैं, तो जैसे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कोई विद्युत प्रेस जो है गर्म हो जाती है, विद्युत बिजली से चलेगी लेकिन वो गर्म हो जाएगी, तो इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे कि विद्युत घंटी, जैसे कि हम डोरबेल बजाते हैं तो वो बजती है, तो वो विद्युत घंटी क्या है, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा बजती है। विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव, जैसे कि विद्युत का बल्ब, जैसे कि हम ऑन करते हैं विद्युत जाती है और वो जलता है, तो ये विद्युत धारा के प्रभाव हैं। इसके बाद में है विज्ञान की 2 अवधारणाएं लिखी हैं। आपकी मर्जी है कौन सी अवधारणाएं आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 अवधारणाएं लिखी हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान के कोई 2 प्रभाव, बहुत सारे जो हैं प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने ऊपर ही बताया था, कृषि के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में, उसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में भी आप बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी का एक उदाहरण क्या है, तो फीताकर्मी है। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। फीताकर्मी जो है परजीवी का एक उदाहरण है। उसके अलावा जो है हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नता को तर्कपूर्ण एक रूप विचार प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह किसकी परिभाषा है, तो ये आइंस्टीन की परिभाषा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, पौधों का जनन अंग जो है वो पुष्प होता है, याद रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन। विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यविधि जो है प्रयोग प्रदर्शन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज जो है सीवी रमन ने की थी, 1928 में की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नर्वस मैकेनिक्स ऑफ प्लांट्स पुस्तक जो है जगदीश चंद्र बोस ने लिखी थी, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, खाली स्थान तरल धातु होता है, तो पारा जो है तरल धातु होता है और कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है,
एड्स वायरस का पूरा नाम जो है वो वायरस का नाम जो है HIV है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपसे कभी कभी अंतर पूछ सकता है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टेबल बनाओगे। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में, और जो रासायनिक परिवर्तन होगा इसमें हमेशा कोई नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, और यह जो है स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होगा जो स्थायी, यानी कि परमानेंट, जो भी परिवर्तन होगा परमानेंट रहेगा। और भौतिक परिवर्तन जो है यह अस्थायी होता है, यानी कि जैसे कि आपका जल है, जल को आपने क्या करा कि फ्रीजर में डाला, वो बर्फ़ बन गया। जैसे ही आप फ्रीजर बंद करोगे वो आपस में वापस से वो जल बन जाएगा, तो अस्थायी हो गया। यह उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और जो है इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, पदार्थ वही रहता है, इसमें पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जो है जड़त्व, जड़ के कार्य लिखे। जड़ क्या करता है? मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, सोखता है। आरक्षित खाद्य सामग्री का भंडारण भी करता है। जड़ में ही जो है सारी भंडारण रहती है, जैसे कि पानी नहीं मिले पौधे को, या फिर धूप नहीं मिले, तो जड़ जड़ जो है उसको उन सब चीज़ों को संरक्षित रखता है, अपने पास रखता है। पादप वृद्धि नियमों का संश्लेषण करता है। जो भी पौधों को बढ़ाने के लिए जरूरी आवश्यक तत्व हैं उसको भी ये जो है जड़ रखता है। पौधों के हिस्से को उचित स्थान आधार प्रदान करता है। जो पौधा है कितना भी लंबा हो जाए, जड़ जो है उसको संभाल के रखता है। प्रकाश संश्लेषण की संक्षिप्त व्याख्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर पूछेगा आपसे एग्जामिनर। तो जीवों की श्रृंखला को भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जीवों की जो श्रृंखला है वो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, इसीलिए उसको जो है खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर जो है एक खाद्य श्रृंखला बनाती है। अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के एक पूरी की पूरी बड़ी खाद्य श्रृंखला यानी कि खाद्य जाल बनाती है। उस श्रृंखला को खाद्य जाल बोला जाता है। इसमें विभिन्न उपभोक्ता, अपघटककर्ता और उत्पादनकर्ता जो है भाग लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो है कौन कौन होते हैं? उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटनकर्ता भी होते हैं, और उत्पादक भी होते हैं। यानी कि उत्पन्न भी होगा, खत्म भी होगा, और उसका प्रयोग भी होगा, तीनों चीज़ें होंगी। और इसमें जो है अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता, अपघटता भाग लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और धातु के दो दो उदाहरण लिखिए। तो धातु के उदाहरणों में तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, टाइटेनियम, यूरेनियम आता है। अधातु में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर इत्यादि आते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो जब इकाई द्रव्यमान में 1 सेल्सियस ताप के लिए ऊष्मा दी जाती है, कोई भी इकाई द्रव्यमान है, जब उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाएगी, तो जितनी ऊष्मा दी गई है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। रेल पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो रेल पटरियाँ लोहे से बनी होती हैं। लोहा जो है सर्दी के मौसम में सिकुड़ता है, यानी ठंडा होकर के सिकुड़ जाता है, और गर्मियों में गर्म होकर फैलने लगता है। इसी वजह से दो पटरियों के जॉइंट जहाँ पे होती है वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। अगर रेल पटरियों को जोड़ते समय अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो फैलाव होगा, जिससे पटरियाँ जो है कहीं ना कहीं से टेढ़ी हो जाएंगी और एक्सीडेंट हो सकता है। चाल और वेग में अंतर आपको अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं ये भी बताया था। समस्या समाधान विधि के गुण दोष आपसे गुण दोष पूछ सकता है, तो गुण भी लिखे हैं मैंने, दोष भी लिखे हैं। इसके बाद जो है आगमन विधि के गुण दोष बताए हैं, तो मैंने बताया था कि आगे चल के मैं बताऊंगा आगमन विधि के अलग से गुण और निगमन विधि के अलग से गुण। तो यहाँ पे निगमन विधि के गुण हैं, और फिर ये निगमन के दोष हैं। यहाँ पे आगमन विधि के गुण हैं और यहाँ पे आगमन विधि के दोष हैं। इसके बाद जो है सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में मैंने बताया था कि थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ लेना। विज्ञान के उत्पाद क्या होते हैं? प्रक्रिया से प्राप्त सूचना जो है विज्ञान के उत्पाद कहलाते हैं। माय जर्नी आत्मकथा के लेखक जो है डॉक्टर अब्दुल APJ कलाम है। औपचारिक अधिगम संस्थान जो है वो शाला यानी कि हमारी विद्यालय होती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का दूसरा नाम जो है मिसाइल मैन भी है। लोहे में जंग लगना जो है संचारण का उदाहरण माना जाता है। ऊष्मा का मात्रक जो है वो जूल होता है, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ संजियोस्पर्म संजियोस्पर्म पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी हैं। एंजियोस्पर्म होगा, यहाँ पे एनजीओ होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म होता है। अच्छा, अन्वेषण विधि का जन्मदाता जो है वो आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, उसके अलावा जो अन्वेषण विधि के उद्देश्य और गुण लिखिए, तो उद्देश्य आप बता देंगे कि उद्देश्य ये है, और उसके गुण जो है आप बता सकते हैं गुण ये है। इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछ सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है जंतुओं में। हरित लौक पाए जाते हैं, हरित लौक नहीं पाए जाते। ये भी टेबुलर मैंने ऊपर बताया था, आप चाहें वो टेबल याद कीजिए, ये टेबल याद कीजिए, आपकी मर्जी है। फिर आपसे कभी कभी पूछ लेगा विज्ञान के क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा का योगदान बताइए, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का योगदान बताइए। तो इतना योगदान भी लिखोगे तो बहुत होगा, लेकिन इनको ढंग से लिखना, इसी तरीके से लिखना। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन जो है क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे मेटाबॉलिज्म होता है, वो उत्सर्जी पदार्थ जो है हमारे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र जो है शरीर के तरल अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें निम्नलिखित मुख्य अंग होते हैं: दो वक्र जिसको किडनी बोलते हैं, दो मूत्रवाहिनियां जिसको उरेट यूरेटस बोलते हैं, यूटे यूरेट्रस बोलते हैं, और जो है मूत्राशय जिसको ब्लैडर बोलते हैं, और मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इससे बन करके जो है इन सभी का कॉम्पोजिशन से जो है आपका क्या बनता है, उत्सर्जन तंत्र बनता है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, या उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मल मार्ग द्वारा बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तो ये आपका जो मैंने बड़े क्वेश्चंस बताएं ये इस तरह के हैं। एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप चेक कर लेना। आपका जो तैयारी है वो सारे वीडियोस अगर ढंग से नहीं देखते हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए आप जो है तैयारी करें तो विशेष रूप से और अच्छे तरीके से करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।